तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके अपने चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। आज हम कर रहे होंगे इसका लेक्चर नंबर 5 का पार्ट 1। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर का हमारा टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि एक टाइप ऑफ रिएक्शन है। और टाइप ऑफ रिएक्शन में हम आगे बढ़ते बढ़ते तीसरी टाइप पे पहुंच चुके हैं, जो कि है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप लोग यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके चलो, जो कि है ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी होती हैं। तो मैंने आप लोगों को एंडोथर्मिक रिएक्शंस तो अच्छे से समझा दिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। बाकी पहले हमें समझना होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। अगर हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का मतलब समझ आ जाएगा तो हम इस स्टेटमेंट को भी अच्छे से समझ सकते हैं बहुत इजीली, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा, ठीक है। तो पहले चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख रहे होंगे और कुछ हम इसकी एक्टिविटीज भी देखेंगे। अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 4 एक्टिविटीज दे रखी हैं। 2 एक्टिविटीज हम यहां डिस्कस कर रहे होंगे और बाकी बची हुई 2 एक्टिविटीज हम इसी लेक्चर के पार्ट 2 में डिस्कस कर रहे होंगे। इसीलिए इस लेक्चर के मुझे 2 पार्ट बनाने पड़े, क्योंकि इसमें एक्टिविटीज ही इतनी ज्यादा हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, फिर उसको एक बार समझ लेंगे अच्छे से और फिर हम एक्टिविटीज में स्विच कर जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सुनना, गौर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। डेफिनेशन: दोज केमिकल रिएक्शंस in which a compound breaks down to produce two or more simpler substances are known as decomposition reaction। कोई ऐसी पर्टिकुलर रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड टूट जाता है 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। मतलब कि मान लो मैंने एक कंपाउंड लिया A और इस पर्टिकुलर कंपाउंड को मैं कुछ भी सप्लाई करता हूं। मान लो मैंने हीट सप्लाई करी, या मैंने इलेक्ट्रिसिटी, या मैंने इसे ए को, जो ये मेरा कंपाउंड ए है, या मैंने अपने ए कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी, या मैंने इसे सनलाइट प्रोवाइड करी। तो इनमें से किसी भी एक कारण से वो हम अभी डेप्थ में समझ रहे होंगे, क्योंकि अलग अलग रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट अलग होती है, ठीक है। तो जो मेरा ये कंपाउंड ए है, ये टूट के कुछ और नए सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो वो सब्सटेंसेस B + C + D कुछ इस प्रकार होगा। यानी कि हमारा एक कंपाउंड जिसमें हम या तो हीट भी दे सकते हैं, या हम इलेक्ट्रिसिटी भी दे सकते हैं, या हम सनलाइट भी दे सकते हैं, उसे दे सकते हैं, तो वो ब्रेक होके कुछ नए सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाएगा, जो कि B + C + D होने वाले हैं। यही होती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और बेसिकली डिकम्पोज होने का मतलब ही क्या होता है? टूट जाना। डिकम्पोजिशन यानी टूटना। तो यहां पे नाम ही क्या है इसका, किस बेसिस पे इसका नाम रखा गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब एक प्रोडक्ट का कुछ मोर नंबर ऑफ सिंपलर प्रोडक्ट्स में, ठीक है, एक सिंगल रिएक्टेंट का, सॉरी वो मैंने गलत बोल दिया था, एक सिंगल रिएक्टेंट का मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाना, या मोर नंबर ऑफ सिंपलर प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाना, इसे ही हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये हो गई इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन एग्जांपल्स देखने से पहले हम एक एक्टिविटी देखते हैं, जो कि है हमारी एक्टिविटी 1.5। तो इस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं? बेसिकली हमने एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब लिया। ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ये बॉइलिंग ट्यूब बेसिकली वो एक ट्यूब होता है जो आप बेसिकली एक टेस्ट ट्यूब होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा अपनी केमिस्ट्री लैब में, अगर आप लोग कभी गए होंगे। कुछ इस तरह का दिखता है हमारा टेस्ट ट्यूब, और ये ग्लास होती है, ठीक है, पतली सी, बिल्कुल हमारी फिंगर जैसी होती है, ठीक है, फिंगर जितनी मोटी उससे थोड़ी मोटी होती है, और ग्लास की बनी हुई होती है, और काफी पतली सी लंबी सी होती है। इसमें हम बेसिकली हमारी रिएक्शंस वगैरह परफॉर्म करवा रहे होते हैं। तो हमने एक बॉइलिंग ट्यूब लिया। अच्छा, अब आप लोग सोचेंगे कि भैया इसका नाम बॉइलिंग ट्यूब क्यों रखा? क्योंकि मैं इसमें कोई
कंपाउंड या कोई सब्सटेंस वगैरह डाल के उसे फ्लेम के आगे ले जाके हीट करवाऊंगा ना, इस कारण मैंने इसका नाम रखा क्या, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। अगर मैं इसका यूज करके सिंपल रिएक्शन करवाता, कोई इसको हीट वीट ना करवाता, ठीक है, तो उसे मैं कहता टेस्ट ट्यूब। लेकिन यहां इसका नाम है क्या, बॉइलिंग ट्यूब, क्योंकि मैं इसे गर्म करूंगा, ठीक है, इसमें कोई कंपाउंड वगैरह डाल के मैं उसे गर्म करवाऊंगा फ्लेम के ऊपर ले जाके। तो मैंने एक पहले ड्राई बॉइलिंग ट्यूब लिया। अब मैंने इस ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के डाले, 2 ग्राम मैंने फेरस सल्फेट के डाले, और मैंने फेरस सल्फेट का कलर भी नोट करा, ठीक है। मैंने इस पर्टिकुलर ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के डाले और मैंने फेरस सल्फेट का कलर नोट करा। अब उसके बाद मैंने क्या करा, मेरी बॉइलिंग ट्यूब को मैं फ्लेम के ऊपर ले जाके मैंने हीट करवा दिया, ठीक है। फ्लेम में मैंने आग वगैरह जलाई, जैसे हम जलाते हैं। अगर आप लोगों को आग वगैरह जलाना नहीं आता फ्लेम में, तो आप वो सीख जाओगे धीरे धीरे, अगर आप अपनी केमिस्ट्री लैब में जाते हो तो हम लोगों ने आग वगैरह जलाई और हमने इसे हीट कर दिया। और हीट करने के बाद हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस दिखाई देते हैं, उन सबको हम नोट करेंगे, ठीक है। हीट करने के बाद हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस दिखाई पड़ेंगे, हम उन सारे ऑब्जर्वेशंस को नोट करेंगे। और वो ऑब्जर्वेशंस क्या होने वाले हैं, ध्यान से देखना वो ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है यार कि जो मेरा फेरस सल्फेट होता है, ठीक है, फेरस सल्फेट का जो फॉर्मूला होगा वो होता है कुछ FeSO4। बेसिकली हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि फेरस सल्फेट का फॉर्मूला ये होता है और वो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है, ये पूरी सही बात नहीं है। FeSO4 का पूरा फॉर्मूला, जो असली फॉर्मूला होता है, वो होता है FeSO4.7H2O, ठीक है, FeSO4.7H2O। और बेसिकली जो ये 7H2O होता है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता, तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे केमिस्ट्री में, मतलब 10th क्लास की केमिस्ट्री वाले पार्ट में आगे बढ़ोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। लेकिन आप अभी मेरी बात गौर से सुनो, मेरी बात पे बिलीव करो, मैं आपको सही पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो FeSO4 का फॉर्मूला होता है असली, वो FeSO4.7H2O होता है। तो जो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यहां पे जो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमें दिख रहा है, इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण ही FeSO4 क्रिस्टल्स का कलर ग्रीन होता है। ये जो FeSO4 के साथ ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इन्हीं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण FeSO4 का जो FeSO4 क्रिस्टल्स का जो कलर होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है। ये पहली बात हो गई। उसके बाद तो हमने बेसिकली क्या करा, FeSO4 के क्रिस्टल्स को मैंने मेरे बॉइलिंग ट्यूब में डाला और उन्हें गर्म करवा दिया। तो जब मैं उन्हें गर्म करवाता हूं तो इनिशियली क्या होता है कि जो ये मेरा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो रिमूव हो जाता है। कैसे, मैंने हीट करवाया इनिशियल हीटिंग में क्या होता है कि जो ये मेरा FeSO4 से इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो निकल के चला जाता है। और क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकल जाता है, इस कारण मेरा FeSO4 का कलर या FeSO4 क्रिस्टल्स का जो कलर है वो ग्रीन रहता ही नहीं। अब वो चेंज होके कुछ व्हाइट कलर का हो जाता है। तो या तो आप इसका कलर कह सकते हो कि ये व्हाइट कलर का हो जाता है, या आप कह सकते हो कि ये हल्का हल्का येलोइश कलर का हो जाता है, थोड़ा येलोइश, मतलब डर्टी येलो कलर का हो जाता है इसका कलर, क्योंकि इससे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो रिमूव कर चुके हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जब हम इसे थोड़ी देर और हीट करते हैं, ठीक है, इनिशियली जब हमने इसको हीट करा तो पहले
तो पहले क्या हुआ कि ग्रीन कलर से व्हाइट कलर में चेंज हो गया। मेरा FeSO4 का जो क्रिस्टल था बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में या बॉइलिंग ट्यूब में, वो पहले ग्रीन से क्या हो गया, व्हाइट हो गया। उसके बाद जब हम और थोड़ी देर तक इसे गर्म करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि जो मेरा FeSO4 है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, इसको हम और आगे फर्दर गर्म करते हैं तो ये बनाता है Fe2O3, Fe2O3 सॉलिड प्लस SO2 जो कि गैस होती है प्लस SO3 ये भी गैस होती है। ठीक है, तो जब मैं मेरे FeSO4 सॉलिड को, ये वाला जो FeSO4 सॉलिड था, इसको मैं और आगे फर्दर गर्म करता हूं तो ये बनाता है Fe2O3। और Fe2O3 का कलर जो होता है वो क्या होता है, ब्राउन कलर होता है इसका होता है ब्राउन कलर। तो गौर से सुनना मेरी बात, जब मैं FeSO4 के क्रिस्टल्स अपने बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में या बॉइलिंग ट्यूब में लेता हूं और उसको इनिशियली हीट करना शुरू करता हूं तो पहले उसका कलर ग्रीन से डर्टी येलोइश कलर या ग्रीन से हल्का हल्का व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है। और उसके बाद जब मैं और थोड़ी देर तक गर्म करता हूं तो उसका कलर व्हाइट से ब्राउन कलर हो जाता है। ब्राउन कलर क्यों हो जाता है, क्योंकि जो मेरा फेरिक ऑक्साइड है इसका कलर ब्राउन होता है। ठीक है, क्या आप लोगों को कुछ याद आ रहा है, ये कुछ आपको रस्ट जैसा लग रहा है, रस्ट जैसे जो जंग होता है, मैंने आपको बताया होगा कभी इनिशियल लेक्चर्स में कि जब Fe पे ऑक्सीजन का अटैक होता है तो वो रस्ट फॉर्म करता है, तो ये कुछ रस्ट जैसा लग रहा है, इस कारण फेरिक ऑक्साइड का कलर ब्राउन दिखता है। और आपको पता है कि जब लोहे में जब जंग लगती है तो वो ब्राउन कलर की थोड़ी रेडिश ब्राउन कलर की दिखती है हमें, तो आप वहां से भी इस बात का आइडिया लगा सकते हो। तो ऐसा हो गया। ठीक है, अब हम दोबारा एक बार इस पूरे एक्टिविटी को दोबारा एक बार एनालाइज करते हैं। साथ में कुछ चीजें और हो रही होती हैं जो हमें पता नहीं लगता। ठीक है, वो क्या चीजें हैं, जब हम हमारे बॉइलिंग ट्यूब में FeSO4 के क्रिस्टल्स को रख के गर्म करते हैं तो गर्म करने के समय क्या होता है कि जो मेरे बॉइलिंग ट्यूब की इनर सरफेस होती है, ठीक है, मेरे जो बॉइलिंग ट्यूब की इनर सरफेस होती है उसकी जो अंदर वाली परत होती है उसमें मुझे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी दिखाई देते हैं। ठीक है, उसमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी दिखाई देते हैं और वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही होता है, क्योंकि FeSO4.7H2O को जब मैंने इनिशियली हीट करा तो उससे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो गया ना, और वो रिमूव होके मेरे जो बॉइलिंग ट्यूब है उसके इनर सरफेस पे आके वो वाटर ड्रॉपलेट्स आके लग जाते हैं। ये पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज, मैंने आपको कलर चेंज होने का पैटर्न तो बता दिया। पहले ग्रीन से व्हाइट होता है वो पर्टिकुलर जो हमने FeSO4 डाला था, फिर व्हाइट से होता है वो ब्राउन या रेडिश ब्राउन कलर में। और रेडिश ब्राउन कलर बेसिकली होता किसका है, फेरिक ऑक्साइड का होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आप उसको दूर से हल्का सा स्मेल करते हो, तो आपको बर्निंग सल्फर, तो आप लोगों को बर्निंग सल्फर वाली स्मेल भी आती है। बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। किसकी आती है, बर्निंग सल्फर। ऐसा बेसिकली क्यों होता है, बर्निंग सल्फर की स्मेल क्यों आती है, SO2 और SO3 के कारण। ठीक है, अभी मैं आपको और इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि बर्निंग सल्फर की आपको स्मेल क्यों आती है। ठीक है, देखो ध्यान से, मान लो मैं एक सल्फर लेता हूं। ठीक है, मैंने कोई ऐसा सब्सटेंस लिया जो कंप्लीटली सल्फर से बना हुआ है। जो सल्फर से बना हुआ है। अब अगर मैं इसको जला देता हूं तो इसको जलाने का क्या मतलब है कि मैं इसकी रिएक्शन O2 से करवाता हूं, तो ये या तो मेरा SO2 बनाएगा या SO3 बनाएगा। मतलब जब सल्फर मेरा जलता है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO2 और SO3 गैस बनाता है। इसलिए मुझे साथ में उस ट्यूब से जो गैसेस निकलती है ना, उनकी स्मेल मुझे बर्निंग सल्फर जैसी लगती है। ये बात भी आप लोग नोट कर लेना अच्छे से। तो ये हो गया, बर्निंग सल्फर की हमें स्मेल भी आ रही होती है। तो यही सारे कंक्लूजन्स थे।
और यहाँ पे हम एक चीज और नोट कर सकते हैं, मेरा जो FeSO4 सॉलिड है उसको जब मैंने हीट करवाया तो वो ब्रेक होके तीन अलग अलग सब्सटेंसेस में तीन अलग अलग नए सब्सटेंसेस इसने प्रोड्यूस कर दिए। तो ये मेरी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल होने वाला है। और साथ में जहां तक बात रही इसको बैलेंस करने की, तो देखो कर लेते हैं इसको बैलेंस। FeSO4 सॉलिड, इसको हम हीट करवाते हैं तो Fe2O3 सॉलिड प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। तो यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे Fe के दो एटम्स है, तो अगर मैं यहां दो लिखता हूं आगे तो Fe के दो एटम्स हो गए और ऑक्सीजन के कितने हो गए 8, 3 2 5 और 3 8, 8 ऑक्सीजन के हो गए, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। और सल्फर के दो एटम्स हैं तो यहां भी सल्फर के दो एटम्स हैं, ठीक है, मतलब सब कुछ बैलेंस्ड है। ये रिएक्शन मेरी कंप्लीटली बैलेंस्ड है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस वाले पॉइंट भी आप लोग नोट कर लेना। अब आप लोग ऐसा मत करना कि आप बर्निंग सल्फर की स्मेल सूंघने के लिए जो बॉइलिंग ट्यूब है उसे अपने नाक के एकदम से पास ले आओ, उसको एकदम से नाक के अपने पास मत लाना बहुत, क्योंकि जो ये गैसेस होती है ना SO2 और SO3 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये हमारे लिए हानिकारक होती हैं, हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए इसको आप दूर भी रखोगे ना, अगर आप बहुत अपने नाक के पास नहीं लाओगे, उस बॉइलिंग ट्यूब को दूर रखोगे हीट करवाने के बाद, तो भी आपको हल्की हल्की स्मेल जरूर आएगी इसकी। और वो स्मेल जो होगी वो किसकी होगी, बर्निंग सल्फर की होगी। वो स्मेल किसकी होगी, बर्निंग सल्फर की। तो बस ये चीज नोट कर लेना। और क्या हम यहां इसे देख के, क्या हम इसे यहां देख पा रहे हैं कि मेरा एक सब्सटेंस तीन अलग अलग सब्सटेंसेस में टूट गया, तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने वाली है। और साथ में मुझे ये रिएक्शन करवाने के लिए FeSO4 सॉलिड को हीट देना पड़ा, इस कारण ये मेरी एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होगी। तो आशा करता हूं आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब अब आ ही गया होगा समझ में। मैंने इसीलिए छोड़ा था, मैंने इसीलिए आपको ये पॉइंट ढंग से एक्सप्लेन नहीं करा था, क्योंकि मैंने सोचा कि एक बार एग्जांपल आने दो फिर अच्छे से समझाएंगे। तो ये था आपका फर्स्ट एक्टिविटी, जो कि कौन सी थी, एक्टिविटी 1.5 थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो फर्स्ट एक्टिविटी ही थी ना, ओवरऑल एक्टिविटी 1.5 थी। तो ये हो गया। तो ये थोड़े बहुत आप एनालिसिस थोड़ा अच्छे से याद रखना कि पहले कलर में कैसा चेंज होता है। पहले होता है ग्रीन से व्हाइट, उस व्हाइट को मैं डर्टी येलो भी कह सकता हूं। तो पहले ग्रीन से व्हाइट या डर्टी येलो, फिर व्हाइट या डर्टी येलो से कलर चेंज होता है ब्राउन में या रेडिश ब्राउन में फर्दर हीटिंग करने पे। और साथ के साथ हमें जो मेरा बॉइलिंग ट्यूब है उसके सरफेस पे, इनर सरफेस पे पानी की कुछ बूंदें भी दिखाई देती हैं। वो पानी कौन सा होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का पानी होता है। और अगर मैं उसमें जो गैसेस इवॉल्व होती हैं, अगर मैं उन्हें स्मेल करके देखूं तो उनकी स्मेल बर्निंग सल्फर जैसी लगती है मुझे। और वो बर्निंग सल्फर क्यों होता है, SO2 और SO3 के कारण। अच्छा, अब आप लोग सोचोगे कि ये SO2 और SO3 बर्निंग सल्फर कैसे हो गया, तो मैं कहूंगा अगर आप कोई ऐसा सब्सटेंस लेते हो जो कंप्लीटली सल्फर से बना है, उसे आप जलाते हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को अगर आप जलाते हो तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO2 और SO3 ही तो बनाएगा, ठीक है। मतलब हमारा सल्फर जल रहा है तो SO2 और SO3 बन रहा है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि ये जो है ये हमें बर्निंग सल्फर की स्मेल दे रही होंगी। तो बस एक्टिविटी 1.5 खत्म हुई। और साथ में ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन दोनों की एग्जांपल है। ये रिएक्शन दोनों का ही एग्जांपल है, नोट कर लेना अच्छे से। मैंने आपको अच्छे से एक्टिविटी एक्सप्लेन कर दी, बुक से ज्यादा ही एक्सप्लेन करा है ताकि आपको फील गुड आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारी एक्टिविटी 1.6 की। एक्टिविटी 1.6 में क्या है, यहां हम दोबारा क्या लेंगे, एक बॉइलिंग ट्यूब लिया और इसमें मैंने लेड नाइट्रेट लिया। लेड नाइट्रेट कितना लिया, 2 ग्राम लिया लेड नाइट्रेट। अब इसको मैं क्या करता हूं, इसे मैं हीट करवाता हूं दोबारा। और हीट करवाने के बाद मैं दोबारा ऑब्जर्वेशंस नोट करता हूं कि क्या क्या मैं देख पा रहा हूं। तो देखो मुझे क्या क्या दिखाई देता है, ऑब्जर्वेशंस देखो।
क्या क्या है ऑब्जर्वेशंस? तो जो लेड नाइट्रेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 होल ट्वाइस सॉलिड, क्योंकि PbNO3 के क्या लिए मैंने? क्रिस्टल्स लिए। और जो मेरा PbNO3 का कलर होता है वो क्या होता है? व्हाइट कलर होता है। अब जैसे ही मैं इसे फ्लेम के पास ले जाके, ठीक है, इस बॉइलिंग ट्यूब को फ्लेम के पास ले जाके मैं जैसे ही गर्म करता हूं, तो गर्म करने के बाद क्या होता है कि ये बनाता है मेरा PbO, लेड ऑक्साइड, ठीक है, जो कि होता है मेरा येलो कलर का, येलो कलर। प्लस साथ में और क्या क्या बना रहा होता है ये? साथ में बनाते हैं ये NO2 गैस प्लस O2 गैस। तो अब आप लोग ध्यान से देखो कि मुझे क्या क्या चीजें दिखाई पड़ती हैं, मुझे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस दिखाई पड़ते हैं। जैसे ही मैं मेरे 2 ग्राम लेड नाइट्रेट को गर्म करता हूं तो मुझे एक कलर में चेंज दिखाई पड़ता है, व्हाइट कलर से येलो कलर में चेंज होना। हालांकि ये ज्यादा तो नहीं दिखता पर थोड़ा बहुत दिखता है, समझ में आ जाता है कि कलर में चेंज हुआ है, ग्रेजुअली कलर में एक चेंज हो गया, व्हाइट कलर से येलो कलर में। और साथ में मुझे ब्राउन गैसेस के फ्यूम, ब्राउन कलर के फ्यूम्स दिखाई देते हैं, या ब्राउन गैस के फ्यूम्स दिखाई देते हैं। ब्राउन कलर फ्यूम्स दिखाई पड़ते हैं, और वो फ्यूम्स होते हैं किसके कारण? NO2 के कारण, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। NO2 को मैं क्या कहूंगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण मुझे फ्यूम्स दिखाई पड़ते हैं ब्राउन कलर के। तो यहां पे ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से नोट करना। ये थी मेरी एक्टिविटी 1.6, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल थी। बस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात क्या है कि मुझे ब्राउन कलर के फ्यूम्स दिखाई पड़ते हैं, और वो ब्राउन फ्यूम्स क्यों दिखाई पड़ते हैं? NO2 के कारण, ठीक है, NO2 के कारण मुझे ब्राउन फ्यूम्स दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि NO2 का कलर ब्राउन होता है। अब आपसे यहाँ पे ऐसे ही बोर्ड्स में ऐसे ही क्वेश्चंस बनाते हैं, वो आपसे पूछ लेगा, आपको 4 रिएक्शन दे देगा और पूछेगा इनमें से किस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमें ब्राउन फ्यूम्स दिखाई देते हैं। अब जिसको ये रिएक्शन का हल्का फुल्का आइडिया होगा वो तो बता देगा आसानी से, जिसको नहीं होगा भाई वो फिर नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, इसमें थोड़ा तुक्का मारना, अगर आपको याद है तो आप इजीली तुक्का मार लोगे, ठीक है, लेकिन तुक्का मारना इसमें थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, PbNO3 होल ट्वाइस, जिसको मैं कहता हूँ लेड नाइट्रेट, इसका कलर होता है व्हाइट, हीट करवाया तो PbO सॉलिड, इसका येलो कलर होता है। NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यही मुझे ब्राउन फ्यूम्स निकाल के देती है, ठीक है, इसी के कारण मुझे ब्राउन फ्यूम्स दिखाई दे रहे होते हैं। ये हो गया। अच्छा, अब उसके बाद अगर आप लोग गौर से देखो तो यहाँ जो एक पर्टिकुलर कंपाउंड है या एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, वो ब्रेक होके 2 या 2 से ज्यादा बल्कि 3 सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो गया। ये पर्टिकुलर कंपाउंड 3 सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो गया, तो ये भी मेरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, ठीक है, ये भी मेरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। और साथ ही साथ क्योंकि मैं इसे इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हीट दे के करवा रहा हूं, तो इस कारण ये रिएक्शन मेरी एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होगी, ये रिएक्शन मेरी एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होगी, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हो गई। और साथ में मैं आपको एक होमवर्क दूंगा कि आप लोग इस रिएक्शन को बैलेंस करके लाओ, क्योंकि इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल है। आशा करता हूं कि आप लोग एनसीईआरटी में नहीं देखेंगे, आप लोग एक बार इसे खुद बैलेंस करने का ट्राई करो कि किस प्रकार होगा। अगर आप बैलेंस करोगे, जितना आप करोगे उतना आप डेवलप होगे, उतना आपको आसानी होगी, ठीक है। आप लोग इसे बैलेंस करने का ट्राई करना। तो बाकी इस लेक्चर को हम अपने यहीं खत्म करते हैं। हमें इस पर्टिकुलर लेक्चर में 2 एक्टिविटीज डिस्कस करनी थी, एक्टिविटी 1.5 और 1.6, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी इसी लेक्चर के पार्ट 2 में एक्टिविटी 1.7 और 1.8 हम डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।